नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में हो रहे हैं शामिल। वामपंथ, आतंकवाद और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर हो रहा है मंथन। कोलकाता में एसआईआर के मामले पर तृणमूल समर्थकों ने किया बवाल। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल की गाड़ी पर किया हमला। तमिलनाडु में समुद्री तट के करीब पहुंचा चक्रवात दितवा। 9 बड़े बंदरगाह पर दिखा साइक्लोन सिग्नल 4। श्रीलंका में दितवा के कारण आपातकाल घोषित। भारत ने भेजी पड़ोसियों को सहायता। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर +94 77 37 27 832 किया जारी। एयरबस A320 विमानों में अनिवार्य सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण कई देशों में हवाई सेवाएं बाधित। सोलर रेडिएशन के डेटा करप्ट होने का खतरा। 6000 विमानों पर तत्काल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट का आदेश। और सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा भारत। कनाडा को 14-3 से दी करारी शिकस्त। फाइनल में भारत का सामना होगा बेल्जियम से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ये सम्मेलन कल से शुरू हुआ था, जो 30 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन का विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम है। सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फॉरेंसिक विज्ञान एवं AI के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सम्मेलन का उद्देश्य अब तक प्रमुख पुलिस चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा करना और विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोड मैप की रूपरेखा तैयार करना है। ये सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। ये पुलिस बलों के सामने आने वाली परिचालन, अवसंरचनात्मक और कल्याण संबंधी चुनौतियों पर चर्चा के साथ साथ अपराध से निपटने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पेशेवर प्रथाओं के निर्माण और साझाकरण को भी सुगम बनाता है। और इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और जिसका राज्य सरकार लगातार विरोध कर रही है। और इस बीच बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे तृणमूल पार्टी के समर्थकों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल की गाड़ी पर हमला किया और सीईओ की गाड़ी रोकने के लिए वे सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालांकि चुनाव आयोग कई बार राज्य पुलिस और प्रशासन से पत्र लिखकर चुनावी अधिकारियों को सुरक्षा देने की मांग कर चुका है, लेकिन एक बार फिर से चुनाव अधिकारी पर हुए हमले ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के लिए नियुक्त स्पेशल रोल ऑब्जर्वर ने काम शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग की ओर से ऑब्जर्वर के पद पर नियुक्त
सेवानिवृत्त आईएएस सुब्रत गुप्ता ने नियुक्ति के 24 घंटे बीतने से पहले ही बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर बैठक की और इस बैठक में सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि सुब्रत गुप्ता को चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के काम की निगरानी के लिए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के पद पर नियुक्त किया था। चुनाव सदन ने इस काम में उनकी मदद के लिए 1 दर्जन आईएएस अधिकारियों को भी नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बंगाल में भाजपा लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का दावा करती रही है। सीएम ममता बनर्जी ने जिसका हमेशा खंडन किया है। आज बंगाल पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी कि जब भागने की कोशिश कर रहे 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इन सबको शरण देने वाले व्यक्ति साबिर अली को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस्लामपुर थाने की पुलिस ने मुर्शिदाबाद के गोपालपुर गांव में गुप्त सूचना के आधार पर दबिश दी थी और जहां दस्तावेजों की जांच करने पर पता चला कि 12 लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं। ये सभी चोरी छुपे इस देश में दाखिल हुए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के वडोदरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू करने को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि नेहरू ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर देश को कमजोर कर दिया। 370 के कारण ही पहले वहां देश की संसद से पारित कानून लागू नहीं होते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति ने इस नासूर को अब जाकर खत्म किया है। एक राज्य, जवाहरलाल नेहरू ने कहा इसका फैसला मैं करूं। एक राज्य, और वो राज्य था जम्मू कश्मीर। क्योंकि वो कश्मीरी थे, उन्होंने कहा एक राज्य छोड़ दो, इसका फैसला मैं करूं। वो इतना बड़ा नासूर बना जिसे हम धारा 370 के नाम से जानते हैं। धारा 370 महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिया, उसके बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 का अड़ंगा लगा दिया और एक प्रदेश ऐसा नासूर बन गया जहां अलग झंडा, अलग प्रधानमंत्री और अलग विधानसभा का नियम, यानी भारत का पार्लियामेंट का किया हुआ कानून वहां लागू नहीं होगा। यह नासूर काम उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का ऊर्जा क्षेत्र डिगबोई की ऐतिहासिक विरासत से निकलकर आज वैश्विक शक्ति बन रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत की रिफाइनिंग क्षमता अब दुनिया में चौथी सबसे बड़ी हो गई है। देश में तेल की खपत और उत्पादन दोनों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जो भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। भारत अब 50 से अधिक देशों को ईंधन निर्यात कर रहा है, जो देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आधुनिक तकनीक और डिजिटल रिफाइनरीज के जरिए भारत 2047 तक ऊर्जा क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में ये बदलाव विकसित भारत के सपने को साकार कर रहा है। When I joined, our consumption was 5 million barrels a day. Today, it's I think 5.6 million barrels a day. I think in the coming couple of quarters, little later, it'll be 6 million barrels a day. If you're looking at 2030, 2050, it's even beyond that. So consumption is going up. Your technology, your innovation, that is going up. The technology and the production, in terms of, if you call it indigenization, I think it's about 80% indigenized. You're not looking only at India. Today, this is part of a global flow. So I think the overall Indian energy scene looks very promising. आगामी शीतकाल सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शीतकाल सत्र
1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित किए जाने की संभावना है। सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि कल एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को सुना जाएगा। बैठक के दौरान सरकार सभी राजनीतिक पार्टियों से सहयोग की अपील करेगी ताकि लोकसभा और राज्यसभा में सत्र के दौरान कामकाजी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। हमेशा देता है। कल ऑल पार्टी मीटिंग है। ऑल पार्टी मीटिंग में हम सबका सुनेंगे। बाकी जो बुलेटिन होते हैं जिसमें एटिकेट्स होते हैं पार्लियामेंट, उसका तो हर साल तूफान दितवा के तट के करीब पहुंचने के साथ ही तमिलनाडु के कई जिलों में लगातार भारी बारिश और तेज हवाएं जारी हैं। नागपट्टनम, कुडिलोर और तंजावुर समेत कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, तो वहीं चेन्नई, कराईकल, पंबन, थूथुकुडी और पुडुचेरी में भी भारी बारिश की आशंका है। नागपट्टनम जिले के वेदारण्यम स्थित कोडियाकराई में 203.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। समुद्र में उफान के कारण मछुआरे समुद्र में नहीं जा रहे हैं और इसके साथ ही देश के 9 बड़े बंदरगाहों पर साइक्लोन सिग्नल 4 की चेतावनी जारी की गई है। तंजावुर, तिरुवरूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, मयिलादुथुराई और शिवगंगा जिलों में भी भारी बारिश की सूचना है। मौसम विभाग के अनुसार श्रीलंका में भारी तबाही मचाने वाला ये तूफान फिलहाल कराईकल से 170 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और चेन्नई से 380 किलोमीटर दूर स्थित है और इसके रविवार को उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के बीच लैंडफॉल करने की संभावना है। तूफान की चेतावनी को देखते हुए पूरे तमिलनाडु में सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने चिंगलपट्टू, तिरुवन्नमलाई और कांचीपुरम, चेन्नई और तिरुवल्लुर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। तटीय इलाकों में रविवार को हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने और आवश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को भी आपातकालीन बचाव कार्यों के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत की अर्थव्यवस्था के सितंबर तिमाही में जोरदार प्रदर्शन के बाद भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद स्थापित कर चुका है। भारत के प्रदर्शन पर राजनीतिक नेता इस आंकड़े को भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और गति को प्रदर्शित करने वाली एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बता रहे हैं और इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत ने दुनिया के लिए एक शानदार जीडीपी रिकॉर्ड स्थापित किया है, जो आर्थिक क्षेत्र में भारत की एक असाधारण उपलब्धि है। भारत की जीडीपी ग्रोथ पर बोले किरेन रिजिजू, ये असाधारण आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाता है। भारत के लिए ये एक असाधारण आर्थिक उपलब्धि है। 8.2 ग्रोथ रेट जीडीपी तो दुनिया के लिए एक मिसाल कायम किया भारत ने। मोदी जी के नेतृत्व में इतना शानदार जीडीपी अचीवमेंट जो मिला है वो हमारे देश के लिए तो अच्छा है और दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा खबर है कि भारत का ग्रोथ इतना अच्छा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में 8.2% बढ़ने पर कहा कि 2047 तक विकसित भारत विषय पर आज चर्चा थी और जो इस तिमाही में भारत के जीडीपी की 8.2% वृद्धि हुई, ये अप्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित हो रहा है। सच है 2047 तक जो भारत विकसित रूप से बात की जा रही है उसी पर चर्चा आज थी और देश के प्रधानमंत्री ने सचमुच आज जो 8% का ग्रोथ इस क्वार्टर में दिखा है भारत का, जो अपने आप में एक प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है कि भारत विकसित हो रहा है, प्रधानमंत्री के उस दूरदर्शिता को दर्शाता है। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Welcome to the world that is future.
future ready. Bob World. Tap your world, secure money transfers anytime. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. Rock your world. Investments, insurance and travel booking. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. This isn't just banking. It's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने जैसलमेर से दिल्ली के शकूर बस्ती के लिए एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जैसलमेर से दिल्ली के लिए स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस शुरू की गई है, जो कि जैसलमेर को दिल्ली, जयपुर और जोधपुर से जोड़ेगी। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर से इस ट्रेन का नियमित वाणिज्यिक संचालन भी शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जैसलमेर स्टेशन का कार्य भी प्रगति पर है और जब ये कार्य पूरा होगा तो प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। जैसलमेर से स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस चालू हुई दिल्ली के लिए। ये जैसलमेर को दिल्ली के साथ, जयपुर के साथ और जोधपुर के साथ जोड़ने वाली बहुत अच्छी एक नई सुविधा, एक नई ट्रेन आज आरंभ हुई है। 1 दिसंबर से इसका रेगुलर कमर्शियल ऑपरेशन चालू होगा। साथ ही साथ जैसलमेर स्टेशन का काम भी बहुत आगे बढ़ चुका है, महीने भर के अंदर अंदर कंप्लीट होगा। तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट करके इसका इनॉग्रेशन कराएंगे। साथ ही जैसलमेर में नए प्लेटफॉर्म्स बने और नए एक सेकंड एंट्री बने, जैसलमेर शहर के दोनों भाग को जोड़ने वाली, वो व्यवस्था भी आज तय हुई है। दिल्ली की पटियाला हाउस के NIA कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की NIA हिरासत 7 दिन बढ़ा दी है। सुरक्षा कारणों के चलते NIA जज खुद पटियाला हाउस से NIA हेडक्वार्टर पहुंचे और वहीं सुनवाई की। खतरे की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाया गया और अब अनमोल बिश्नोई की हिरासत 5 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अनमोल NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, अप्रैल 2024 में अभिनेता सलमान खान के आवास पर गोलीबारी, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या और कई अन्य अपराधों के सिलसिले में पिछले साल नवंबर में अमेरिका में हिरासत में लिया गया था। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच के तहत दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने उन डॉक्टरों की जानकारी मांगी है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, UAE और चीन से MBBS की डिग्री लेकर दिल्ली के निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन को इन डॉक्टरों की पूरी डिटेल्स उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कई अस्पताल डॉक्टर्स की जानकारी दे चुके हैं और कुछ का आना बाकी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने लखनऊ अलकायदा आतंकी साजिश मामले में 2 और आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20 महीने की सजा सुनाई है। मोहम्मद मुस्तकीम और शकील पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था और इससे पहले 30 अक्टूबर को भी अलकायदा आतंकी संगठन के सदस्य मोईद को सजा सुनाई गई थी। यूपी ATS दस्ते ने 11 जुलाई 2021 को इस सूचना के आधार पर गिरफ्तारी की थी कि अलकायदा का एक सदस्य उमर हलमंडी लखनऊ में अलकायदा के लिए सदस्य बनाने और भर्ती करने में शामिल था।
मामले की जांच के दौरान पता चला कि स्वतंत्रता दिवस 2021 से पहले उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं को तैयार करने के उद्देश्य से ये आरोपी लखनऊ में सक्रिय थे और बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देना चाहते थे। पहली बार दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय दृष्टि बाधित महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान टीम ने राष्ट्रपति को एक ऑटोग्राफ क्रिकेट बैट भी भेंट किया। राष्ट्रपति ने टीम के सदस्यों को T20 विश्व कप जीतने पर बधाई दी और कहा कि उनकी सफलता दूसरों को अपने जीवन और करियर में नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित करेगी। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर टीम द्वारा भेंट की गई एक क्रिकेट गेंद पर भी हस्ताक्षर किए। गौरतलब है कि भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम ने नेपाल को हराकर ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। वहीं सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी में भारत ने कनाडा पर 14-3 की विशाल जीत हासिल की है और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में भारत का सामना बेल्जियम से होगा। भारत की 5 मैचों में से ये चौथी जीत है। पहले क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों ने 4 गोल करने में सफलता पाई, तो वहीं दूसरे क्वार्टर में टीम इंडिया ने 3 और तीसरे क्वार्टर में 2 गोल किए। चौथे और अंतिम क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों ने 4 और गोल करके मुकाबले को 14-3 से अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ ही हमारा ये विशेष सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।